चलिए आज बात करते हैं 20वीं सदी की शायद सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौतियों में से एक की कि आधुनिक भारत आखिर बना तो बना कैसे। ये नंबर देखिए 562। साल था 1947 और ये वो संख्या थी छोटी बड़ी रियासतों की जिन्हें अंग्रेजी हुकूमत अपने पीछे छोड़ गई थी। जी हाँ, 562। तो सवाल ये था कि इन 562 अलग अलग रजवाड़ों से एक देश, एक राष्ट्र कैसे बनाया जाए। ये थी वो पहेली जो आज़ादी के वक्त भारत के नेताओं के सामने खड़ी थी। देखिए, बात ये थी कि जब अंग्रेज भारत से गए तो इन रियासतों पर से उनका जो कंट्रोल था वो भी खत्म हो गया। अब कानूनी तौर पर हर रियासत आज़ाद थी। वो चाहे तो भारत में मिले, पाकिस्तान में मिले या फिर अपना एक अलग ही देश बना लें। और ये रियासतें भी कोई एक जैसी नहीं थी। एक तरफ हैदराबाद जैसी विशाल रियासतें थीं, मतलब यूरोप के कई देशों से भी बड़ी, तो दूसरी तरफ कुछ तो बस चंद गांवों की जागीरें थीं। जमीन आसमान का फर्क था। खतरा बहुत बड़ा और एकदम असली था। सोचिए जरा, अगर ये सब रियासतें अपना अलग अलग देश बनाने लगतीं तो भारत का नक्शा कैसा होता। एक ऐसे नक्शे की तरह जिसमें जगह जगह छेद हों, देश शुरू होने से पहले ही बिखर जाता। अब इन बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक मजबूत देश बनाने का ये जो नामुमकिन सा काम था, इसकी जिम्मेदारी एक ही इंसान के कंधों पर आई, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो पटेल साहब ने एक 3 तरफा रणनीति अपनाई। सबसे पहले उन्होंने राजा महाराजाओं से देशभक्ति की अपील की कि हम सब एक हैं, आइए साथ मिलकर एक नया भारत बनाएं। फिर जो छोटी छोटी रियासतें थीं उन्हें मिलाकर एक बड़ी काम करने लायक यूनिट बनाई। और तीसरा, जहां तानाशाही थी वहां लोकतंत्र की नींव रखी। मतलब कूटनीति, दबाव और दूर की सोच, तीनों का जबरदस्त इस्तेमाल हुआ। और ये रणनीति काम कर गई, वो भी बहुत तेजी से। शुरुआत हुई उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से, जहां के 39 शासकों ने सबसे पहले विलय के लिए हामी भरी। और बस इसके बाद तो जैसे एक सिलसिला ही शुरू हो गया। गुजरात की करीब करीब 289 रियासतें बॉम्बे प्रांत में शामिल हो गईं। एक लहर सी चल पड़ी थी, दक्षिण से उत्तर तक। कई बार तो छोटी रियासतों को मिलाकर बिल्कुल नई प्रशासनिक इकाइयां बनाई गईं, जैसे कि राजस्थान में 15 पुरानी राजपूत रियासतों को मिलाकर एक ग्रेटर राजस्थान यूनियन बनाया गया। ये अपने आप में देश की सबसे बड़ी नई राजनीतिक इकाइयों में से एक था। ये काम कितना बड़ा और कितना मुश्किल था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि आखिरी ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने भी कहा था कि सरदार पटेल ने जो योजना बनाई है वो भारत और रियासतों दोनों के लिए फायदेमंद है। उन्होंने भी पटेल की सूझबूझ का लोहा माना था। तो नवंबर 1949 तक लगभग सभी रियासतें भारत का हिस्सा बन चुकी थीं। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। 3 बड़ी रियासतें थीं जो अड़ी हुई थीं, और इनके मामले में सिर्फ बातचीत से काम नहीं चलने वाला था। अब इन तीनों मामलों में एक बात कॉमन थी, और वही असल में समस्या की जड़ थी। जूनागढ़ और हैदराबाद में शासक मुस्लिम थे और ज्यादातर आबादी हिंदू, और कश्मीर में ठीक इसका उल्टा, शासक हिंदू और ज्यादातर आबादी मुस्लिम। यहीं पर सारा पेंच फंसा हुआ था। जूनागढ़ में क्या हुआ? वहां के नवाब ने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला कर लिया, लेकिन वहां की जनता ये नहीं चाहती थी, तो लोगों ने ही विद्रोह कर दिया। हालात इतने बिगड़े कि नवाब के दीवान को भारत से मदद मांगनी पड़ी। बाद में जब वोटिंग हुई तो लगभग सबने भारत के पक्ष में वोट दिया और जूनागढ़ भारत का हिस्सा बन गया। अब बात करते हैं हैदराबाद की। ये भारत की सबसे बड़ी और सबसे अमीर रियासतों में से एक थी। वहां के निजाम ने तो आज़ाद रहने का ऐलान कर दिया। तब भारत सरकार को मजबूरन पुलिस एक्शन लेना पड़ा। बस 3 दिन की कार्रवाई के बाद निजाम ने हार मान ली और हैदराबाद भी भारत में शामिल हो गया। और फिर आया कश्मीर का मामला, जो इन सब में सबसे ज्यादा उलझा हुआ था। अगस्त 1947 में आज़ादी के वक्त वहां के हिंदू महाराजा तय ही नहीं कर पा रहे थे कि किधर जाएं। इसी बीच अक्टूबर में पाकिस्तान की तरफ से कबायली हमला हो गया। तब महाराजा में भारत से सैन्य मदद मांगी और विलय पत्र पर दस्तखत कर दिए। भारत ने इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में उठाया और जनवरी 1949 में युद्ध विराम हुआ। लेकिन तब तक कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया था। एक ऐसा संघर्ष जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। तो इस तरह सारी रियासतें भारत में शामिल तो हो गईं, लेकिन कहानी का ये सिर्फ एक हिस्सा था।
अब शुरू हुआ दूसरा और शायद उतना ही मुश्किल काम। चुनौती ये थी कि इन सैकड़ों रियासतों को, जिनकी अपनी अपनी सीमाएं और अपने अपने नियम थे, उन्हें एक साथ मिलाकर एक आधुनिक प्रशासनिक ढांचे में कैसे ढाला जाए। मतलब अब भारत का एक नया तार्किक नक्शा बनाना था। तो इस बहुत बड़े काम के लिए 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। इसका काम था राज्यों की सीमाओं को फिर से तय करना, और इसका मुख्य आधार रखा गया भाषा, ताकि प्रशासन चलाना आसान हो। आज हम जो भाषा के आधार पर बने राज्य देखते हैं, वो इसी कमीशन की देन है। अब एक आखिरी कदम उठाना बाकी था, वो कदम जो पुराने राजशाही दौर और नए लोकतांत्रिक भारत के बीच की आखिरी दीवार को गिरा देता। साल 1971 में सरकार ने प्रिवी पर्स को खत्म कर दिया। ये वो पैसा और ख़ास सहूलियतें थीं जो विलय के समझौते के तहत इन पूर्व शासकों और उनके परिवारों को दी जाती थीं। इसे खत्म करने का मतलब था कि अब कोई राजा नहीं, कोई प्रजा नहीं, सब भारत के बराबर के नागरिक हैं। तो इस तरह 562 अलग-अलग रियासतों से निकलकर एक मजबूत एकीकृत गणराज्य बना। ये जो एकीकरण की प्रक्रिया थी, इसने ही आज के भारत की नींव रखी, और ये वाकई आधुनिक इतिहास में राष्ट्र निर्माण की सबसे असाधारण कहानियों में से एक है। तो ये याद रखना ज़रूरी है कि भारत का जो नक्शा हम आज देखते हैं, वो हमेशा से ऐसा नहीं था। इसे बड़ी मेहनत और सूझबूझ से बनाया गया है। एकता की ये विरासत कि इतनी सारी अलग अलग पहचानों को जोड़कर एक देश बना, इसका आज के समय में क्या मतलब है, ये एक सोचने वाली बात है।